हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए हैं आपका बोर्ड का मॉडल पेपर हिंदी का। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने हिंदी मैथ और साइंस के मॉडल पेपर्स जो बोर्ड ने जारी किए थे वो आपको बताए थे। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का मॉडल पेपर क्लास 10th के बच्चों के लिए। देखिए, अगर आपके फ़ोन में पिक्चर क्वालिटी में क्लियरिटी नहीं आती है तो आप यूट्यूब की सेटिंग्स जा कर के वहाँ से पिक्चर क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर पेपर दिखाई दे जाएगा। क्योंकि बच्चों की कुछ सी प्रॉब्लम्स यही थी, बच्चे कह रहे थे कि सर पेपर क्लियर नहीं आ रहा है। तो पेपर को क्लियर करने के लिए आप हाई डेफिनेशंस में आप देखिए, एचडी में देखिए वीडियो को, तो आपको क्लियर दिखाई देगी, बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखाई देगी। तो आपको पेपर बिल्कुल क्लियर आ जाएगा और इसी तरीके का पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। इस पे जैसा कि इस पे लिखा हुआ है मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023-24, ये यूपीएमएसपी की साइट पर है, यही बोर्ड ने जारी किया है और इसी तरीके का पेपर आएगा और कुछ क्वेश्चंस इसी में से भी आएंगे। तो भाई पेपर को पूरा देखना है और वीडियो को एंड तक देखना है और बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है। विदाउट स्किप करिए, देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा पेपर किस तरीके का आएगा वो किस तरीके का नहीं आएगा। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सेकेंडली, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होता है कि हाई स्कूल के बच्चों को फर्स्ट टाइम बोर्ड की परीक्षा दे रहे होते हैं तो उनको थोड़ा डर लगता है। तो भाई डर नहीं लगना है, उस डर को भगाना है। इसीलिए आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। मॉडल पेपर आपको किस तरीके का पेपर आएगा, ये आपका वायरल पेपर है, बोर्ड ने जारी किया है सबसे ज़्यादा, और किसी के पास नहीं है, पूरे यूट्यूब पर अभी नहीं आया ये पेपर जो हम आपको बता रहे हैं। तो भाई फर्स्ट वीडियो है, सबसे पहले हम वीडियो आपको बता रहे हैं मॉडल पेपर हिंदी का जारी कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग देख सकें और अपनी सही से तैयारी कर सकें और किस तरीके का पेपर आएगा वो सब आपको पता चल सके। तो देखिए, जैसे इसमें दिया गया है पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, यानी इसको जो मार्किंग है वो 70 नंबर की रहेगी। 30 नंबर आपको स्कूल से के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से ही मिलेंगे, या 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे। तो 30 में से प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे हैं, वो आपकी जो आपकी एबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कूल वाले उसको नंबर्स को देंगे। तो वो स्कूल से नंबर मिलेंगे 30 नंबर। अब इसमें दिया गया समय 3 घंटे 15 मिनट। समय कितने का रहेगा? 3.25 घंटे का। यानी इसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। तो प्रश्न पत्र जो 15 मिनट दिए जाएंगे, 15 मिनट पहले पेपर दिया जाएगा, तो भाई उसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ पूरा प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको ये देखना है कि कौन सा हमसे आ रहा है क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करना है। ये ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले करना। ये नहीं है कि पहले उनको करने बैठ गए जो आपसे नहीं आ रहे हैं। तो भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए ही पेपर को करना है। जो हार्ड हैं उनको बाद में देखिए, जो आ रहे हैं पहले उनको करना है। तो ये हो गई। उसके बाद अब इसमें दिया गया है प्रश्न पत्र 2 खंडों में, जैसा कि अदर प्रश्न पत्र भी दिए गए थे आपको 2 खंडों में। तो ये भी आपको कितने के खंड में दिया गया है? खंड अ और खंड ब, 2 खंडों में दिया गया है। तो खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ओएमआर सीट मिलेगी। समझ गए? ओएमआर सीट्स, उसी पर आपको उनके आंसर भरने हैं। उसमें आएंगे ए बी सी, विकल्प के रूप में आएंगे। तो आपको चॉइस करना है, जैसे फर्स्ट का बी सही है या फर्स्ट का डी सही है, वो आपको सही से भरना है। नीले अथवा काले बॉल पेन से, यानी नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से आपको भरना है। मेनली आप काले पेन का ही इस्तेमाल करें। नीले का बहुत ही रेयर कंडीशन में, अगर आपका काला ख़राब हो जाता उस कंडीशन में ख़राब करें, वरना आप ब्लैक पेन से ही यूज करें। साथ ही उसको सही से भरें, उसमें कहीं भी उल्टा सीधा ना भरें। जो गोले दिए गए होते हैं उनको पूर्ण रूप से भरना है, कहीं भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी खाली नहीं होना चाहिए। ये चीज़ याद रखना है, उस गोले को पूर्ण रूप से भरना है और बिल्कुल सही भरना है। और गोले को पूर्ण रूप से काला करना है, कहीं पर भी छोड़ना नहीं है। तो और खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक अंदाजा है। यानी जो बहुविकल्पी हैं उसमें हर एक बहुविकल्पी के लिए 1 नंबर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग कहीं नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में निकाल दीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपकी ओएमआर सीट सही से भरी हुई है तो आपकी उत्तर पुस्तिका चेक की जाएगी,
वरना अगर OMR सीट आपकी गलत भरी हुई है और OMR सीट में कहीं काट पीट की गई है तो आपकी उत्तर पुस्तिका चेक नहीं की जाएगी और आप डायरेक्टली फेल कर दिए जाओगे। तो भाई इस चीज़ का खासकर बहुत ध्यान रखना कि OMR सीट को सही से भरना है। और साथ ही OMR सीट में आपको वाइटनर जैसे गलत हो गया, जैसे फर्स्ट का C था और आपने लगा दिया D, और फिर अब बच्चे क्या करते हैं, या तो इरेजर का यूज करते हैं या वाइटनर का यूज करते हैं। तो भाई OMR सीट पे कोई भी इरेजर और वाइटनर का यूज नहीं करेगा। अगर इरेजर और वाइटनर का यूज करोगे तो आपकी OMR सीट गलत मानी जाएगी। आपने कितने भी क्वेश्चन सही किए बट आपकी फेल कर दिया वो उसके रिगार्डिंग भी। ये आपको क्लियर डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि अगर कहीं भी आपने इस तरीके की चीज़ें हरकतें की तो आप डायरेक्ट फेल कर दिए जाओगे। आपकी नोटबुक है जो आंसर सीट है वो भी चेक नहीं की जाएगी, OMR सीट के ऊपर ही आपका डिपेंडेबल है। और फिर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी जो प्रश्न है उसी के आगे उसके नंबर्स दिए गए हैं कि ये प्रश्न कितने नंबर्स का होगा, ये प्रश्न कितने नंबर्स का होगा। तो प्रश्न के सामने ही उसके नंबर्स दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं खंड अ। तो खंड अ में टोटल आपके 20 क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं जो आपको OMR सीट पर ही फिलअप करने हैं। तो खंड अ में दिया है प्रश्न पत्र पहला, प्रश्न संख्या पहली है, बाबू गुलाब किस युग के लेखक हैं। तो इसमें से बाबू गुलाब किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लांतर युग। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप अपनी बुक्स में देखिए, स्टार्टिंग में सभी को आपको पता होगा कि कौन से युग में कौन कौन से आपके राइटर रहे थे, किस युग में कौन से लेखक थे, वो आपको पढ़ा होना चाहिए। उसी में आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि ये बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। नंबर सेकंड, चिंतामणि किस विधा की रचना है। जो चिंतामणि चैप्टर है वो किस विधा की रचना है, ये भी आपको बताना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध है, कविता है, नाटक है या कहानी है। चिंतामणि है जो चैप्टर है उसमें जो चिंतामणि है वो निबंध है, नाटक है या कहानी है, ये आपको बताना है, या कविता है ये आपको बतानी है। और उसी के अकॉर्डिंग जैसे A सही है या B सही है या D सही है, जो भी आपको सही लगे उसी में OMR सीट में फिलअप करना है उसी को। प्रश्न नंबर 3, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है या जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, हरकृष्ण प्रेमी की है। तो इसमें से आपको जो सही टिक लगे, जो क्वेश्चन आंसर सही हो, उसी को आपको OMR सीट में फिलअप करना है। प्रश्न नंबर 4, शुक्ल युग की समयावधि, यानी शुक्ल युग कब से कब तक चला, वो आपको समयावधि बतानी है इसको। तो भाई युगों का ध्यान से पढ़िएगा। युग हर साल आते हैं आपके यूपीएससी SSC वगैरह में भी आपके कवियों के बारे में हिंदी का बहुत ज़्यादा आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, ये आपके आगे आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आगे भी आपकी उसमें भी आपके आएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, यानी नीड़ का निर्माण फिर किस विधा है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार, भेंटवार्ता है या रेखा चित्र है। तो ये आपको बतानी है कि किसी की जीवनी है या आत्मकथा है या क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको OMR सीट में फिलअप करना है। प्रश्न नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। यानी प्रिय प्रवास जो है किस युग में बना, किस युग में ये रचना हुई इसकी, ये आपको बतानी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रानंदन पंत। तो मधुशाला जो रचना है वो किस राइटर की है, कौन सा लेखक है, वो आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट है आपका, भारत भारती किसकी रचना है? जो भारत भारती जो एक रचना है वो किस राइटर की है? जैसे मधुशाला पूछी थी प्रश्न नंबर 7 में, सेम प्रश्न नंबर 8 में वही चीज़ें पूछी गई है कि भारत भारती किसकी रचना है, किस राइटर है, कौन लेखक है उसका। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा, ये आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आपको बताना है आधुनिक काल कब से कब तक रहा। सन 1843 से अब तक है
या 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, या 1918 से 1936 तक, या 1936 से 1943 तक। तो ये आपको बताना है कि आधुनिक काल, जो आधुनिक काल की रचनाएं हुई थी वो कब से कब तक चली, तो ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10 में बताना है आपको मतीराम किस युग के कवि थे। जो मतीराम कवि थे वो किस युग के कवि थे, ये आपको बताना है। आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल या रीतकाल, ये भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 है हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये आपने रस पढ़े थे, 9 रस होते और 2 रस और एक्स्ट्रा हो गए थे, बट 9 ही रस मुख्य होते हैं। तो उसमें इसका स्थायी भाव होता था, तो वो आपको बताना है। जैसे इसका स्थायी भाव आपको बता देते हैं, हास होता है। सी वाला ऑप्शन सही है, प्रश्न 11 का सी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके के ही आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 12 है सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोनी गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश प्रकाश। तो ये कौन सा अलंकार है, इसमें आपको बताना है उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन, प्रश्न नंबर 13 रोला छंद में कितने चरण होते हैं, सॉरी, तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं ये भी आपको बताने हैं। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो मेनली आपने देखी इसमें ग्रामर और स्टार्टिंग की जो चीजें थी, कौन सा युग है, वो सब चीजें ही इसमें आएंगी ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, ये चीज ध्यान रखना। समास वगैरह है, ग्रामर है, जो हिंदी ग्रामर है, वो सब आपकी खंड अ में आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आएंगे। तो भाई इनको याद कर लेना, एक एक नंबर के, सिंपल हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 में दिया आकर्ष शब्द किस उपसर्ग का है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, वी का किया गया है। उपसर्ग हमेशा स्टार्टिंग में लगते हैं, तो आपको बताना है वे है, मान है, या अक है, या आ है। तो ये आपको बताना है अक है या आ, तो इसमें से आपको एक लगाना है उपसर्ग। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ये आपको बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ये था आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 16 में पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो ये जो समास है उसमें आपको मिल जाएगा पीताम्बर है, दिगंबर है, और इस तरीके के आपको बहुत सारे समास दिए गए हैं, पीताम्बर, पीला है, अंबर जिसका। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें समास वाले चैप्टर्स में मिल जाएंगी। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 16। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 17, जिसमें दिया गया आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप क्या है, ये आपको बताना है। अश्रु है, आंसू है, रोना है, या डी आंख है। तो आंसू का क्या होता है, अश्रु। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो ये चीज आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 18 कर्तवाच्य, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको बतानी है। कर्तवाच्य, वाच्य पढ़े होंगे आपने, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, ये सब वाच्य हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको भाववाच्य, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, यानी कर्ता की प्रधानता होती है। तो ये चीज़ आपको बताना होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको मेनली आपको बताया हिंदी की ग्रामर, हिंदी व्याकरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण आगे के आपके यहाँ पे जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, हिंदी व्याकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हिंदी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। हिंदी में ही सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें हिंदी आ रही है, साथ ही हिंदी की ग्रामर सबसे ज़्यादा उसमें आ रही है। तो भाई हिंदी की ग्रामर पढ़ लीजिए, आपके आगे भी काम में ये आएगी हिंदी ग्रामर। तो ये हो गया। अब आपका प्रश्न नंबर 19 में दिया गया ताप्य शब्द में वचन एवं विभक्ति। तो जो हिंदी ग्रामर है उसी में है वचन विभक्ति, संस्कृत में भी ये यूज करते हैं आप वचन विभक्ति, वो सब चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर 20 में सर्वनाम, सर्वनाम की निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, मनुष्य है, बचपन है, वह है, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी है, ये आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ी होंगी। नाउन, प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है सर्वनाम मतलब। तो कौन सा, ही सी इट नेम, ही सी इट, और आई वी दे,
ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन, यानी वह इसमें प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। तो ये आएंगे भाई आपके खंड अ में। तो ध्यान से देखना है, एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगी। तो खंड आ आएगा जो 20 नंबर का आएगा, सभी में जितने भी हैं 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। तो भाई इनको रट डालो, छोड़ना एक भी नहीं है, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। ये आपको जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, इसमें से ही बहुत क्वेश्चन आएंगे। अब होता है खंड ब स्टार्ट। तो खंड ब में आपको एक गद्यांश दिया हुआ, इस गद्यांश में से ही आपको जो क्वेश्चंस दिए गए वो आपको छांट के लिखने हैं। साथ ही ये गद्यांश आपको बताना है कि ये आपके चैप्टर के किस पार्ट का है। जैसे उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है कि हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है, इसकी रचयिता ये है, इस चैप्टर्स का नाम। तो उसमें ये आप सब चीज़ें लिखते हो संदर्भ में। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश है जिसमें लाइन अंडरलाइन की गई है, तो अंडरलाइन की गई है उस अंश की आपको व्याख्या करनी है। जैसे यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसको आपको व्याख्या करनी है कि एक दूसरे से में रुचि रखने वाले ही मित्र हो सकते हैं, या अलग अलग भिन्न गुण हैं उनमें, तो वो भी मित्र बन सकते हैं। इसकी आपको व्याख्या करनी है विद एग्जाम्पल, यानी उदाहरण सहित। लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। गद्यांश पूरा पढ़िए, सब कुछ दिया गया है। तो ये आएगा भाई आपका 6 नंबर का, यानी जो गद्यांश में से 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ध्यान से देखना, अगर इसमें से 3 क्वेश्चन में अगर आपने 2 कर दिए तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 1 करोगे 2 नंबर मिलेंगे, और तीनों करोगे तो 6 नंबर मिलेंगे। और या अथवा में दिया गया है, इसको नहीं कर सकते तो इसको करना है, दोनों में से एक कर सकते हैं। साथ ही ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये नहीं करना है कि प्रश्न 1 में से आपने 2 कर लिए और अथवा वाले में से 1 कर लिया, तो भाई इसको नहीं माना जाएगा। आपको एक ही करना है दोनों में से, या तो ऊपर का कीजिए उसके सभी क्वेश्चंस कीजिए, या नीचे के क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं करना है कि एक क्वेश्चन किसी और में से कर लिया और एक क्वेश्चन अथवा में कीजिए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक में से ही एक जो गद्यांश है उसी में से आपको करना है। जैसे कि अथवा में दिया गया, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये चैप्टर आपके किस उससे लिया गया है, जो ये गद्यांश है आपके किस चैप्टर से लिया गया है, ये आपको बताना है। और इसके बारे में तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, ये चीज़ याद नहीं है, दोनों नहीं करने हैं, केवल और केवल एक ही क्वेश्चन करना है। तो इसी तरीके का पेपर आएगा। आप ये सोचें कि अलग आएगा, सेम यही आएगा पेपर, अलग पेपर नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 2, पहले में क्या दिया गया था आपको? गद्यांश। और प्रश्न नंबर 2 में दिए जाएंगे आपको पद्यांश, यानी जो गद्य संकलन में से दिया गया वो गद्य हो गया, और पद्यांश काव्य संकलन में से लिया गया, काव्य संरचना में से जो दिया गया है वो आपका होता है पद्यांश। तो प्रश्न नंबर 2 आपका पद्यांश में होगा, एक पद दिया होगा, तो उसी में से जैसे गद्यांश में आपको क्वेश्चन आंसर पूछे थे, सेम उसी को संदर्भ सहित व्याख्या वगैरह वो सब आपको करनी है। सेम उसी तरीके से होगा आपका पद्यांश में। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहर और सुनो गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहलाई। तो ये सूरदास जी की रचना है। आपको जैसे सूरदास की रचना में ज़्यादातर सूरदास जी का नाम आता है, तो इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारी ये किस चैप्टर से लिया गया है, कौन इसके रचयिता हैं। तो इसमें आपको ये बताना है। साथ ही रेखांकित अंश, जो रेखांकित अंश हैं, जैसे बहरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, तो इस अंश की जो रेखांकित किया गया उसकी आपको व्याख्या करनी है कि इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है। तो देखिए, व्याख्या जब भी करें करीबन 5 से 6 लाइन व्याख्या में अवश्य होनी चाहिए। साथ ही बिल्कुल क्लियर और स्वच्छ लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका उल्टा सीधा लिख दें,
क्लियरिटी नहीं हो और कॉपी में कोई भी बोर्ड की कॉपी में काट पीट नहीं करेगा कि गलत कर दिया सही कर दिया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप ज़्यादा काट पीट करोगे तो आपके नंबर्स कट ऑफ हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसमें भी अथवा है, तो इन दोनों में से आपको एक ही करना है। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था गद्यांश के रिगार्डिंग, सेम पद्यांश में है, आपको अथवा दिया गया है, दोनों में से एक ही करना है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर थर्ड। तो प्रश्न नंबर थर्ड में दिया गया आपको संस्कृत गद्यांश, यानी संस्कृत की जो रचना है, जो संस्कृत की आपकी हिंदी में दी गई है बुक, उसमें से आपको बताना है संस्कृत की में कि ऐसा नगरी। तो इसमें भी आपको संस्कृत का गद्यांश दिया होगा और अथवा में दिया हुआ, तो इन दोनों में से आपको एक को ही करना है और इसमें केवल हिंदी अनुवाद करना है आपको, ना इसमें से क्वेश्चन आंसर छांटने हैं ना कुछ करना है। इसमें केवल आपको उसकी हिंदी बनानी है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहले आपको संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करनी है। संदर्भ सहित में आप यही लिखते हैं कि यह संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्यांश संस्कृत संकलन के उस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता ये हैं। तो उसमें केवल संदर्भ में आपको यही लिखना है, फिर उसके बाद उसका अर्थ करना है, यानी हिंदी अनुवाद अर्थ लिखेंगे या हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो उसमें आपको ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, तो इस सब का क्या होना चाहिए, आपको हिंदी पता होना चाहिए कि इस संस्कृति की हिंदी क्या है, और उसी हिंदी को आपको उसमें लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना, केवल और केवल जो संस्कृत में दी है उसी की आपको हिंदी बनानी है। अथवा में भी है मानव समाज संस्क्रम, तो इसमें भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या ही करनी है। इसमें भी आपको ये बताना है कि ये हमारी किस पुस्तक से लिया गया है। तो देखिए कुछ बच्चे क्या कहते थे कि हास्य रस की अलग से डेफिनेशंस वगैरह ही, वो सब चीज़ें कुछ नहीं आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। वो एक नंबर में क्वेश्चन सभी, ज़्यादातर जो हिंदी की ग्रामर है व्याकरण है वो सब बहुविकल्पी में आपको दे दी गई है। 20 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के, उनमें आपको बता दी गई है, तो वही उसी में से आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, अलग नहीं आएंगे। यही पेपर आएगा, अलग पेपर नहीं आएगा। इस तरीके का पेपर दिया गया है, इसी तरीके का पेपर आएगा। तो भूल कर भी आप किसी और की बातों में या अदर चीज़ों में नहीं आएंगे कि पेपर इस तरीके का आएगा। पेपर भाई जो हमने बता रहे हैं केवल उसी तरीके का पेपर आएगा। अगर इससे अलग आता है तो आप हमसे लिखित में ले सकते हैं ये चीज़ें, कि हम लिखित में दे सकते हैं कि यही पेपर आएगा, क्योंकि बोर्ड ने जारी किया है ये पेपर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, देखिए इसमें 3 आपको मिले हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया एक संस्कृत पद्यांश, जैसे उसमें हिंदी में दिया गया था गद्यांश पद्यांश, सेम संस्कृत में भी आपको दिए गए हैं गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश हो गया, पद्यांश में भी आपको एक श्लोक दिया गया होगा। पद्यांश में क्या होता है, श्लोक चलता है, तो आपको एक श्लोक दिया गया होगा, तो आपको उस श्लोक का आपको उसमें कहना है संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो संदर्भ सहित व्याख्या में आपको यही करना है कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के उस लिया गया है और उसके रचयिता ये हैं और ये पाठ हमारी उस चैप्टर से लिया गया है। तो उसका नाम वगैरह वो सब चीज़ें उसमें होंगी पद्यांश संदर्भ में, और हिंदी में अनुवाद ये आपको पढ़ना है संस्कृत का श्लोक और उसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। जैसे मानव हत्या प्रियम भवोत, जैसे मानव हत्या प्रियो भवति, जैसे आदमी कोई उसको सह लेता है, यानी उसको घमंड को, मान मीन होता है घमंड को अगर वो त्याग देता है तो वो सभी का प्रिय होता है। क्रोधम इत्वा न सोचत, यानी क्रोध को त्यागने का सोच नहीं करना चाहिए। यानी वो उसमें जैसे क्वेश्चन किया था कि किसको सोचने से यानी किसको त्यागने से आपको सोच नहीं करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो वही चीज़ें आपको इसकी हिंदी लिखनी है। सेकंड, इन दोनों में से एक करना है, श्लोकों में से दोनों नहीं करने, ये चीज़ ध्यान रखिए, एक का ही करना है, आपको अलग अलग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया आपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में किसी एक का उत्तर दीजिए। तो देखिए 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3/1, एक नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये बतानी है खंड काव्य जो दिए गए हैं, आपकी जो खंड काव्य है, ये चीज़ ध्यान रखिए, आपके में जो
खंड काव्य चल रही है केवल उसी का। जैसे आपके यहाँ मुक्ति दूत है, जवाहर है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जय सुहास है। तो जो आपके यहाँ चल रही हो स्कूल में केवल, और आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए आप उसमें देख सकते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी खंड काव्य हमारे लिए है, तो आप उसी को करेंगे, उसी के जवाब देंगे। तो जैसे अग्र पूजा है, अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी है। तो अग्र पूजा की पूरी कथा आपको लिखनी है कि क्या हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग है अग्र पूजा और कहाँ जा करके खत्म हुई है। तो वो आपको अपने वर्डों में लिखनी है 2 से 3 पेज के अंतर्गत। सेम उसी तरह अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करना है आपको, तो चित्र वगैरह लिखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। ये 3 नंबर की आएगी आपको अग्र पूजा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में दिया गया आपको, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम आपको पहले भी बताए रहते रहे कि इन तीनों में से, इन तीनों को याद कर लीजिए, इन तीनों में से एक राइटर यानी लेखक आएगा ही आएगा। इन तीनों राइटरों की जीवन परिचय वगैरह और उनकी एक रचना वगैरह के बारे में लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि कौन कौन सी रचना है। जो रचनाएं एक रचना है उसको डिटेल में पढ़ लीजिए कि कौन सी रचना है, उस रचना के अंतर्गत क्या क्या है, वो तो उस जीवन परिचय को आप सही से याद कर लीजिए। इन तीनों में से एक 100% आपका आएगा। इसकी गारंटी हम लिखित में देते हैं कि जो तीनों जो राइटर दिए गए हैं इसमें से एक राइटर का आएगा ही आएगा। याद कर लो भाई आंख बंद करके, इन तीनों राइटरों में से एक का आना ही आना है जीवन परिचय। कुछ और या फालतू का करना ही नहीं है, केवल इसी में से एक को करना है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 6 का क। कितने का आएगा? 5 नंबर का। ये ध्यान रखिए कितने का नंबर आएगा? 5 नंबर का। तो इनमें से कर लीजिए 6 का क और 6 का ख। ख भी आएगा कितना? 5 नंबर का। इसमें आपको कवि दिए गए हैं, उसमें क्या थे? गद्य लेखक थे, और इसमें क्या है? कवि लेखन है। कवि दिए गए हैं, तो कवि तीनों में से तीनों को कर लीजिए, इनमें से एक आना ही आना है, 100% एक आएगा, क्योंकि बोर्ड ने ये जारी किया है। तो भाई बोर्ड ने जो जारी किया है उसमें से प्रश्न पत्र में से प्रश्न आने ही आने हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिए, इसमें से ही प्रश्न पत्र आपका आएगा। तो इन तीनों लेखकों को, कवियों को याद कर लिए, इन्हीं में से एक फंस जाएगा आपका। तो ये भी आपका कितने का आएगा? 5 नंबर का। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई श्लोक ये लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसमें आपको एक श्लोक, जैसा कि हम शुरुआत में बोल चुके हैं कि श्लोक भाई आपको याद करने, एक नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिए, एक नहीं करना है, आपको 3 से 4 करने हैं, कम से कम 3 तो करने ही करने हैं, क्योंकि 2 श्लोक तो आपके उसमें दिए गए होंगे पेपर में। तो मान लीजिए जो 2 आपने याद किए वही आपके पेपर में आ गए, तो आप क्या करोगे? क्योंकि पेपर वाले आपको नहीं लिखने हैं, तो आपको कम से कम श्लोक 3 होने चाहिए, और आपकी किताब के होने चाहिए, अलग नहीं, बुक से अलग नहीं होने चाहिए। कुछ बच्चों को अलग से याद होते हैं 7-7, 8-8, तो उन श्लोकों का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल आपकी जो बुक्स में दिए गए हैं उन्हीं श्लोकों को आपको लिखना है, और उन्हीं में से एक को लिखना है। जैसे आपको 3 याद है और तीनों में से एक भी नहीं आया, तो आपको 3 नहीं लिखने, केवल एक लिखोगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये श्लोक आएगा आपका 2 नंबर का, जो इस प्रश्न पत्र में आया हो 2 नंबर का मिलेगा भाई। ये एक प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है आपको, निम्नलिखित किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दिए, यानी संस्कृत की किताब में से आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। हिंदी के प्रश्न उत्तर आपको याद नहीं करने हैं। कुछ बच्चे हिंदी के प्रश्न पत्र याद कर रहे होंगे कि हिंदी के प्रश्न उत्तर, तो हिंदी के प्रश्न उत्तर इस साल बिल्कुल नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान रख लेना, केवल और केवल संस्कृत के प्रश्न उत्तर आएंगे। तो प्रश्न 8 में किन्हीं 2 प्रश्न हो, यानी इसमें आपको कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं। 4 में से आपको कितने करने हैं? 2। 1-1 नंबर के भाई, 1-1 नंबर भी बहुत होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि वो बच्चे क्या है कि 1 नंबर से भी फेल हो जाते हैं। तो भाई 1 नंबर को कम मत समझो, 99 में एक कम, 100 में एक कम रह जाएगा, 99 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, और एक और जोड़ दो तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो भाई 1 नंबर को कम नहीं आंकना है 1-1 नंबर के। तो इन्हीं क्वेश्चंस को याद कर लो। यही क्वेश्चन, चंद्रशेखर कहाँ आसीत और वीर केन पूज्यति, ये सबसे ज्यादा आता है और लगभग हर साल आता है। तो इनको याद कर लो भाई, जो 4 क्वेश्चन है इनको याद कर लो, केवल इन्हीं में से आ जाएगा क्वेश्चन।
ये चीज़ याद करें, इनमें से 2 क्वेश्चंस करने हैं तो 2 इनमें से आ जाएंगे आपके। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 8। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि आपको निबंध आएंगे, तो निबंध आएगा पूरे 7 नंबर का। तो निबंध भाई याद कर लीजिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ या हानि, या नारी सशक्तिकरण। तो जब आतंकवाद पे तो आपसे बोला ही गया था कि आतंकवाद पे तो आपका आना ही आना है। तो भाई इनको याद कर लीजिए, इन्हीं में से एक आपका आ जाएगा और 7 नंबर का आएगा। तो इसमें मेनली निबंध लिखने के लिए आपको हेडिंग्स होनी चाहिए। जितनी हेडिंग्स होंगी आपकी, निबंध उतना ही अच्छा माना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो हेडिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें महत्व है। तो आपको हिंदी में निबंध जब भी आप लिखें तो आपको उसकी हेडिंग्स लिखनी है। तो ये ध्यान रखिए, हेडिंग जितनी ज़्यादा होंगी निबंध के अंतर्गत तो उतना ही सुंदर आपका निबंध माना जाएगा। प्रस्तावना से लिखना है और लास्ट तक आपको उसका निष्कर्ष तक लिखना है इसका, ये चीज़ ध्यान रखना है। 7 नंबर का आएगा निबंध। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, हिंदी में ही लिखनी है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपने एक मित्र को पत्र लिखना है कि मेरी रुचि किस किस में है, वो सब चीज़ें। या उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र, यानी एक होती है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे हम किसी को अपनी समस्या वगैरह बताते हैं। एक होता है हमारा पत्र, जिसमें कि हम एक दूसरे को किसी निमंत्रण या किसी अपने को जो चीज़ें बताते हैं। तो आपको कंप्लेन के रिगार्डिंग अगर करनी है तो उत्तर मध्य रेलवे एप्लीकेशन दोगे और अपनी जनरली आप पत्र लिखोगे, वो अपने फ्रेंड वगैरह। तो इन दोनों में से एक आपको करना है। ये आपका आएगा 4 नंबर का। तो जैसे आपको टोटल क्वेश्चंस आएंगे खंड ब में 10 क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है टोटल 10 क्वेश्चंस इसमें आएंगे खंड ब में, और खंड अ में आएंगे 20 नंबर के, जो कि आपके बहुविकल्पीय होंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना है, और चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के आगे के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगे, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं। तो भाई एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, कि आगे के पेपर्स भी आपको बताए जाएंगे, मॉडल पेपर्स किस तरीके का पेपर आएगा वो सब चीज़ें बता देंगे। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी जो आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो सके। क्यों, आने वाली वीडियो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। आपको पेपर किस तरीके से लिखना चाहिए और किस तरीके से आपके अच्छे नंबर्स आएंगे, वो सब चीज़ें भी आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो आगे आने वाली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो भाई वीडियो को मिस नहीं करना है, तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।